और नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, दैट इज द प्लांट require water, mineral nutrients, मिनरल न्यूट्रिएंट की अगर बात करें हम, तो ये बेसिकली इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, दैट इज एन इनऑर्गेनिक मिनरल्स, कॉमा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का मतलब हुआ दैट इज फूड की एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर किसको कहते हैं भाई? हार्मोन। दैट इज द फाइटोहार्मोन्स। कहां पे सिंथेसाइज होते हैं फाइटोहार्मोन्स? हाँ जी, फाइटोहार्मोन्स कहां सिंथेसाइज होते हैं, कुछ आइडिया है? दैट इज फ्रॉम रूट। तो फाइटोहार्मोन सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम रूट। प्लांट के अंदर कितने टाइप के प्लांट रिक्वायर वाटर? दिस सो दे आर टू बी ट्रांसपोर्टेड। इन सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट होने की जरूरत है क्योंकि प्लांट को ये सारी चीजें चाहिए। सो दे आर ट्रांसपोर्टेड टू एवरी पार्ट, हर पार्ट तक ये मटेरियल पहुंचना है। चलिए नेक्स्ट आइए। तो मैंने कहा कि प्लांट के अंदर कितने तरीके के ट्रांसपोर्ट थे भाई? हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से ट्रांसपोर्ट थे? एक था शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और दूसरा था दैट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो प्लांट के अंदर दो तरीके के ट्रांसपोर्ट्स हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो मैंने कहा ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन। क्योंकि ये किसकी मदद से हो रहा है? तो ये हो रहा है बेसिकली वास्कुलर बंडल्स की मदद से। और जब वास्कुलर बंडल्स की मदद से हो रहा है तो हमने इसको कह दिया कि दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात कर लें तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बेसिकली डिफ्यूजन से होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से होगा, दैट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, बाय एक्टिव प्रोसेस। व्हाट इज एक्टिव प्रोसेस? एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी ऐसे प्रोसेस जिसमें एटीपी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस आर नोन एज एक्टिव प्रोसेस। इसके बाद अगर बात की जाए डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तो दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें हम, तो मैंने कहा कि प्लांट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक तरीके का ट्रैफिक, कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक मूव कर रहा है कंपाउंड्स का। कुछ मॉलिक्यूल्स बेसिकली ऊपर जाने की कोशिश में, कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे आने की कोशिश में, कुछ मॉलिक्यूल लेटरल साइड पे ट्रांसफ्यूज हो रहा है,
और ये बहुत तेजी से मूवमेंट हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक। तो मैंने कहा कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट में अगर बात करें तो मैंने कहा कि मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड in a complex traffic form, that is complex traffic form where compounds are transported in different directions, in different directions। अगर आप जाइलम का ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो जाइलम का ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? तो जाइलम का ट्रांसपोर्ट होगा यूनिडायरेक्शनल, और फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो कैसा होगा? होगा मल्टी डायरेक्शनल। So that is a multi-directional transport। तो सबसे पहले आ जाते हैं अब हम लोग दैट इज अ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में भी अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं सबसे पहले डिफ्यूजन की। तो ये बताइए कि व्हाट इज डिफ्यूजन? हाँ जी, व्हाट इज डिफ्यूजन? Movement of particles from higher concentration to lower concentration. हायर कंसंट्रेटेड टू लोअर कंसंट्रेटेड, लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा एक बात बताइए, ये पार्टिकल सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, गैस? तीनों हो सकते हैं। तीनों हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दैट इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या था? हायर अमाउंट टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन। और ये काम कब तक होता रहेगा? जब तक कंसंट्रेशन बराबर ना हो टिल इक्विलिब्रियम डेवलप। जब तक के इक्विलिब्रियम डेवलप ना हो जाए तब तक ये काम चलता ही रहेगा। क्लियर है ये बात? तो आते हैं फीचर्स पर। तो पहला फीचर इसका यह है कि यहां पर डाउनहिल प्रोसेस होगा, यानी डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस होगा? दैट इज अ डाउनहिल प्रोसेस। सवाल है कि डाउनहिल प्रोसेस का मतलब क्या होता है भाई? हाँ जी, पैसिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस होगा। और हायर कंसंट्रेशन से मटेरियल अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा बिना कुछ यूज किए हुए। ठीक है। और अब अगर देखा जाए तो ये किस वजह से डिफ्यूजन हो रहा है, तो अगर देखा जाए तो रैंडम काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर होती है। दैट इज अ रैंडम काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। इस वजह से डिफ्यूजन हो रहा है। और आपको अच्छे से पता है कि सबसे ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी है वो गैसेस में होगी, इसलिए सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसका होगा? गैसेस का। उससे कम किसका होगा? लिक्विड का। और उससे कम होगा सॉलिड का डिफ्यूजन। समझ रहे हैं? एक बात बताइए कि कोई ऐसी एग्जांपल बताइए जहां पे सॉलिड का डिफ्यूजन होता है। रेलवे ट्रैक। हाँ जी, रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक पर वहां पे डिफ्यूजन कब हो रहा है यार? रेलवे ट्रैक पर कहाँ चीजें गायब होती हुई दिख रही? मतलब
ये होती है ना सर ठंडियों के मौसम में। वो तो आप स्ट्रेचिंग और श्रिंक की बात कर रहे हैं, वहां डिफ्यूजन थोड़ी हो रहा है। वो वहां ऐसा थोड़ी है कि मॉलिक्यूल निकल निकल के भाग रहे। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, तो फिर डिफ्यूजन कहां से हो गया वहां? जल्दी बताइए तेजी से। हाँ जी, अच्छा चलिए ठीक है। आपने कभी कैम्फर बॉल्स देखी हैं? जी सर। कहाँ पे मिली देखा हैं है सर। आपको, कहाँ पे देखी हैं आपने कैम्फर बॉल्स? सर घर में देखिए। पड़ी हुई? तो कहने का मतलब है कि कभी देखा है कि कपड़ों के बीच में कुछ व्हाइट व्हाइट गोलियां रखी जाती हैं? दे आर नोन एज यस नैप्थलीन बॉल्स और कैम्फर बॉल्स। सुनिए कभी, देखिए नहीं? यस सर। यस सर यस उसको सभी कपड़ों देखा के यस है। बीच में आप रख देते हैं, वो सॉलिड होती है लिक्विड होती है? सॉलिड होती है सॉलिड सब्लिमेशन। सॉलिड होती है। और जब सॉलिड होती है तो आप देखते हैं कि कुछ वक्त के बाद वो गोली वहां से गायब हो जाती है। तो आखिर कहां गए उसके मॉलिक्यूल्स? वो बेसिकली डिफ्यूजन सब्लिमेशन के जरिए प्रोसेस। खत्म हो गए। समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट है कि डिफ्यूजन एक तरीके का देखा जाए तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। समझ गए? अगर इसको देखा जाए तो डिफ्यूजन को जो गाइड करेगा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट गाइड करेगा। तो मैंने कहा कि गाइडेड बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या मतलब है इस बात का? जी बताइए जल्दी से। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिसाइड करेगा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। नहीं समझ में आई बात? हाँ जी, मटेरियल इस साइड में है, ये ए साइड है, ये बी साइड है। मटेरियल ज्यादा किस तरफ है? ए साइड। ए साइड में। इसका मतलब जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है वो ये गाइड करेगा कि डिफ्यूजन को होना किस साइड में है। जिस तरफ मटेरियल ज्यादा होगा उस तरफ से मटेरियल कम की तरफ जाएगा। तो ऑब्वियस बात है कि ये कंसंट्रेशन डिफरेंस बताएगा कि आखिर मटेरियल को किस तरफ जाना है। तो ये मटेरियल का जो मूवमेंट है वो गाइड किससे हो रहा है? वो गाइड हो रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बिना पर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। क्या डिफ्यूजन सिलेक्टिव प्रोसेस है या नहीं है? नॉन सिलेक्टिव नहीं तो है। not a selective process। तो ये एक तरीके का सिलेक्टिव प्रोसेस नहीं है। इससे क्या बात समझ में आ रही है कि सिलेक्टिव प्रोसेस नहीं है ये? हाँ जी, क्या बात समझ में आ रही है, जल्दी बताएं। इसका मतलब यह है कि डिफ्यूजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज का होगा और बस सिलेक्टेड मटेरियल का डिफ्यूजन होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि डिफ्यूजन जितनी भी चीजें जो यहां पर इस साइड में ज्यादा है वो सब की सब डिफ्यूज होंगी बी साइड में। यहां पर कोई सिलेक्शन वाली चीज नहीं है। क्लियर है ये बात? एक बात बताइए यस। कि क्या डिफ्यूजन को कोई इनहिबिटर अफेक्ट कर सकता है या नहीं? नहीं। क्यों? हाँ जी, ये बताइए जल्दी से कि क्यों नहीं अफेक्ट कर सकता? क्या जवाब है इस बात का? क्यों अफेक्ट नहीं कर सकता है? तो मैंने कहा कि डू नॉट अफेक्टेड बाय एनी इनहिबिटर बिकॉज द डिफ्यूजन कैन नॉट अकर बाय एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। इससे क्या बात समझ में आ रही है आपको?
हाँ जी, जल्दी बताइए तेज, और नहीं आ रहा तो फौरन बोलिए नहीं आया। एक बात बताइए कि यहाँ इस कमरे के अंदर मैंने यहाँ पर एक डिफ्यूजिंग मटेरियल को रख दिया। यह डिफ्यूजिंग मटेरियल धीमे धीमे अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। क्या यह डिफ्यूजन किसी स्पेसिफिक प्रोटीन से या किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के जरिए हो रहा है डिफ्यूजन, या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर आप इनहिबिटर देते इसको, तो इनहिबिटर तो उस स्ट्रक्चर को टारगेट करता ना जो इसको डिफ्यूजन को करा रहा है, लेकिन यहां पर तो डिफ्यूजन अपने आप हो रहा है, यहां पर कोई स्ट्रक्चर थोड़ी करा रहा है डिफ्यूजन को। और जब कोई स्ट्रक्चर डिफ्यूजन को नहीं करा रहा है तो इनहिबिटर कोई काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि इनहिबिटर जाके लगता उस स्ट्रक्चर से जो डिफ्यूजन करा रहा है, लेकिन यहां पर तो कोई स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है ही नहीं। और जब स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है तो इनहिबिटर यहां पर कोई अफेक्ट नहीं डाल सकता। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द डिफ्यूजन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिकली अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को? तो दैट इज अ फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन। तो वो फैक्टर जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे दैट इज रेट को। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं दैट इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। बताइए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से क्या होगा? जी जल्दी बताइए। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। वो तो बात आपकी ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ही कंसंट्रेशन डिफरेंस है, बिल्कुल सही बात है। ये ऑब्वियस बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफ्यूजन के। इससे क्या समझ में आया? अच्छा वहां बताइए, ये एक स्ट्रक्चर देखिए, ये एक स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है। इस साइड में मैंने कहा कि यहां पर ये मटेरियल है और यहां पर ये मटेरियल है। ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है। अब ए से यहां पर इधर की तरफ मटेरियल मूव कर रहा है, यहां पर भी ए से सी की तरफ मूव कर रहा है। तो ये बताइए तेजी से कहां पे मूवमेंट होगा? ए से बी। ए से बी तेज होगा। ए से सी में कम क्यों होगा? डिफरेंस कम है वो। तो यहाँ पे डिफरेंस कम है और यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना डिफरेंसेस होगा उतना ही डिफ्यूजन तेज होगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। दूसरा है मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। जितनी ज्यादा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी होगी डिफ्यूजन उतना ही तेज होगा। क्या बात समझ में आ रही है? यानी मेम्ब्रेन जितना मटेरियल को अपने अंदर से जाने दे रही है उतनी ही तेजी से डिफ्यूजन होगा। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें या घटा दें तो क्या फर्क आएगा टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्यूजन का? टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? डिफ्यूजन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। यानी जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजिंग मटेरियल के बीच में एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो डिफ्यूजन तेज हो जाएगा। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। क्लियर है बात? नेक्स्ट आ जाइए दैट इज आप प्रेशर पर। प्रेशर, अगर हम प्रेशर किसी मटेरियल के ऊपर अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो डिफ्यूजन का क्या होगा बताइए? बढ़ेगा। बढ़ेगा। आपने कभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखी है? कोल्ड ड्रिंक देखी है सर। हाँ, अगर कोल्ड ड्रिंक जब आप खोलते हैं तो एक आवाज आती है, एक विसिल आती है, आती है नहीं आती है? तो गैस की। वो बेसिकली हुआ क्या था कि गैस को अंडर प्रेशर जो है हमने लिक्विड में तब्दील कर दिया।
यानी गैस को अंडर प्रेशर अप्लाई करने पर हमने किस में तब्दील कर दिया उसको, लिक्विड में, और उसके ऊपर से हमने उसको कैप लगा के बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही अब अगर देखेंगे उस बॉटल के अंदर, तो ऑब्वियस बात है अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है या नहीं। और जैसे आपने उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन किया तो आप फौरन देखेंगे कि डिफ्यूजन बहुत तेजी से होगा, बहुत तेजी से। तो इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट ये बताइए कि डेंसिटी से क्या फर्क आएगा डिफ्यूजन पर। डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग मटेरियल इंक्रीज करेगा। हाँ जी, डेंसिटी क्या मतलब है इस बात का? डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग मटेरियल, अगर डिफ्यूजिंग मटेरियल की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो डिफ्यूजन बढ़ेगा या घटेगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घटेगा। तो घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और ये डिक्रीज इस तरीके से करेगा, दैट इज 1 अंडर रूट डेंसिटी। ठीक है, यहां तक बात समझ गए? यस सर। ओके, तो एक और चीज बताइए, दैट इज 6 पर साइज ऑफ पार्टिकल पर बताइए। साइज ऑफ पार्टिकल से क्या फर्क आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन के। इससे ये समझ में आता है कि जितना ज्यादा साइज होगा पार्टिकल का, उतना ही डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाएगा? कम। हाँ जी, कम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेसिकली यूजेस पर, दैट इज द यूजेस ऑफ डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन के यूजेस कहां पर हैं। ठीक है, तो पहली चीज गैसियस मूवमेंट में काम करेगा। ये किस में काम करेगा? दैट इज गैसियस मूवमेंट में इन प्लांट बॉडी। ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ऑब्वियस बात है, आपने कहा ट्रांसपिरेशन में काम करेगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन और ज्यादातर तो स्टोमेटा से ही होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट में काम आएगा। ठीक है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट इन नेबरिंग पार्ट। यहां तक क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े? यस सर। तो नेक्स्ट आइए, दैट इज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो बताइए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसको कहेंगे? हाँ जी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और सिंपल डिफ्यूजन में क्या फर्क था? तो चलिए पहले फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मैंने कहा कि डिफ्यूजन caused by any special protein, यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो डिफ्यूजन है जो कि किसी स्पेशल प्रोटीन के जरिए हो रहा है। समझ रहे हैं? और ये स्पेशल प्रोटीन हो सकता है चैनल्स हो सकते हैं, या फिर पंप हो सकते हैं, या पंप, ठीक है, या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकती है। या पंप को छोड़िए, बल्कि सीधा चैनल्स हो गया, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। जानते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन किसको कहते हैं?
हाँ जी, मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अगर आप इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे तो ये बेसिकली रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर देखा जाए तो एक ऐसी प्रोटीन ये चली आई मेम्ब्रेन के आर पार और ये निकल आई इस तरफ, तो ये कहलाती है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो मटेरियल जब इसके अंदर आया इस तरीके से, मटेरियल को लेकर ये इस तरफ से इधर निकल आई, तो दिस इज द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अगर चैनल की बात करें तो ये है चैनल्स। चैनल्स बेसिकली एक तरीके के पाइप्स की तरह होते हैं। चैनल किसकी तरह है? दैट इज पाइप की तरह। और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करें तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को अगर आप देखते हैं तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बस फर्क इतना है कि इसका कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट अंदर की तरफ निकला हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ जी। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मेनली किस तरीके के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा? तो मैंने कहा कि मेनली ट्रांसपोर्ट हाइड्रोफिलिक मटेरियल। हाइड्रोफिलिक मटेरियल की क्यों बात आ रही है यहाँ पर कि हाइड्रोफिलिक मटेरियल को ही ट्रांसपोर्ट करेगा? तो ऑब्वियस बात है कि हाइड्रोफिलिक का मतलब हुआ कि ये वाटर लविंग मटेरियल है, ये वाटर लविंग मटेरियल है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स था, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स था, और फॉस्फोलिपिड्स अगर आप देखेंगे तो फॉस्फोलिपिड कभी भी पानी को इस दर से नहीं जाने देगी। तो पानी को जाने ही नहीं दे रही है, तो मैंने कह दिया कि डू नॉट अलाउ वाटर। और जब ये पानी को नहीं जाने दे रही है तो डेफिनेट बात है कि पानी को अंदर तो जाना ही है हर हाल में। तो अब पानी अंदर जाने के लिए क्या करेगा कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की मदद लेगा या चैनल्स की मदद लेगा, ताकि ये सेल के अंदर पहुंच पाए। बात यहां तक क्लियर हुई बात या नहीं हुई? हाँ जी। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का एक और भी नाम है, दैट इज अ टनल प्रोटीन। दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का एक और भी नाम है, दैट इज अ टनल प्रोटीन्स। तो नेक्स्ट आइए, दैट इज फीचर्स फॉर द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो पहला वही है कि दैट इज द डाउनहिल प्रोसेस होगा। दूसरे की बात करें तो ये किसके ऊपर बेसिकली ये मटेरियल किस पर डिपेंड कर रहा है? तो ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। यहां पर देखा जाए तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है। That is transmembrane protein involved. इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अ सैचुरेशन पॉइंट। दैट इज सैचुरेशन पॉइंट। यानी यहां पर ट्रांस मेम्ब्रेन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर अगर देखेंगे तो सैचुरेशन पॉइंट आएगा। तो मैंने कहा कि व्हेन all the transmembrane proteins, all the transmembrane proteins are busy in transportation. तो जब सारे के सारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बिजी हो जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, तो उस वक्त जो पॉइंट आया है दैट इज नोन एज अ सैचुरेशन पॉइंट। एक बात बताइए कि क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये इनहिबिटर से अफेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा।
हाँ जी होगा होगा सर। होगा। कैसे पता चला होगा? होगा सर। एक स्पेसिफिक साइट है, स्पेसिफिक प्रोटीन है, क्योंकि वही यहाँ करा पर स्पेसिफिक प्रोटीन इन्वॉल्व है, एक स्पेशल प्रोटीन इन्वॉल्व है, और ऑब्वियस बात है कि इनहिबिटर इसको ही टारगेट कर लेगा। जब इनहिबिटर इसको टारगेट कर लेगा और इसके अफेक्ट होते ही फॉरेन डिफ्यूजन भी अफेक्ट हो जाएगा। तो आपने कहा कि अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्ट हो जाएगा? दैट इज अफेक्टेड बाय इनहिबिटर। क्लियर हुई बात? एक बात बताइए कि क्या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है या जो चैनल्स हैं, ये सारे मटेरियल को डिफ्यूज करेंगे या किसी पर्टिकुलर को डिफ्यूज करेंगे? पर्टिकुलर को स्पेसिफिक होगा। तो स्पेसिफिक होगा। ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, तो ये बेसिकली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा। इसका मतलब ये सिलेक्टिव होगा। कैसा होगा? नॉट सिलेक्टिवली परमिएबल, बल्कि सिलेक्टिव होगा। सिलेक्टिव का मतलब है कि किसी एक को, किसी स्पेसिफिक को ये ट्रांसपोर्ट करेगा, सबको नहीं करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए। तो मैंने कहा कि कुछ बात करते हैं बेसिकली पोरिन की। दैट इज पोरिन्स क्या है? तो बताइए पोरिन्स क्या होते हैं? हाँ जी, में चैनल्स होता है तो ट्रांसपोर्ट दैट के इज लिए। आप पोर्स कह लें या चैनल्स प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, mitochondria and some bacteria. प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। क्लियर है यहां तक? इसके बाद आते हैं बेसिकली, ठीक है, मैंने कहा कि स्मॉल साइज प्रोटीन भी पास हो जाएगी इससे। नेक्स्ट आइए, दैट इज एन एक्वापोरिन्स। तो एक्वा माने वाटर है, तो ऑब्वियस बात है कि एक्वापोरिन्स का दूसरा नाम हो गया दैट इज अ वाटर चैनल्स। तो मैंने कहा कि दे अलाउ स्मॉल साइज प्रोटीन या ये वाली बात छोड़ ही दीजिए कि it is made up of 8 different types of aquaporins। यानी इसके अंदर अगर देखेंगे तो 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद आते हैं तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। दैट इज अ टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें आ जाएगा सिम्पोर्ट, इसमें आ जाएगा एंटीपोर्ट, इसमें आ जाएगा यूनिपोर्ट। तो इसका मतलब टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट है, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट।